अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 2024 कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान में इख्तिताम पजीर हो जाएगा। दुनिया के कुछ ममालिक में ऑलरेडी 2025 का जो है वो तारीख तब्दील हो चुकी है। इस हवाले से 2024 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा, पॉलिटिकल हो, सिक्योरिटी के हवाले से हो, फॉरेन रिलेशंस के हवाले से हो, या उसके साथ साथ मुआशी तौर के ऊपर पाकिस्तान में 2024 में क्या कुछ अहम वाकयात रूनुमा हुए, इसके हवाले से बात करेंगे। और 2025 के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या बड़े मेजर जो है इवेंट्स होंगे पाकिस्तान के हवाले से, और उसके साथ साथ पॉलिटिकली क्या पाकिस्तान में 2025 में तब्दीली आ सकती है। तफसीलन इस पे बात करेंगे। इससे पहले कि मैं बाकायदा तौर के ऊपर अपना वीलॉग शुरू करूं, सबसे पहले तो आप सबको एडवांस में जो अभी देख रहे हैं उनको नया साल मुबारक, और जो नया साल शुरू होने के बाद देखेंगे उनको भी नया साल के हवाले से 2025 मुबारक। और दुआ है कि जिन लोगों की 2024 में कुछ मुश्किलात, परेशानियां या कोई उनकी दुआएं जो कबूल नहीं हुई, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सबकी दुआएं भी कबूल हों और हम सब के लिए अल्लाह ताला आसानियां अता फरमाए। और 2025 पाकिस्तान के लिए बिलखसूस और दुनिया भर के हवाले से बिलअमूम उन सबको जो मुसीबतों और परेशानियों में घिरे हुए थे, उनकी ये तमाम मुसीबतें अल्लाह पाक दूर करे। और दुनिया भर में मुसलमान जहाँ पे भी जुल्म, जबर और सितम का शिकार हैं, अल्लाह पाक उन सब को जो है वो आसानियां अता फरमाए। चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो, चाहे वो फ़लस्तीन के हवाले से हो, तमाम मजलूम जो मुसलमान हैं ख़ास तौर के ऊपर गजा के हवाले से, उन सब की परेशानियां अल्लाह पाक दूर फरमाए। अब जरा बढ़ते हैं 2024 पाकिस्तान के हवाले से कैसा रहा। इसका शुरू करेंगे जनवरी से लेके अब दिसंबर तक जो जो मेजर इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में, वहां से आगाज करेंगे कि क्या क्या कुछ होता रहा 2024 के अंदर। और फिर आपको मैं ये भी कि 2025 में क्या कुछ बड़ा हो सकता है सियासी एतबार से, या फिर सिक्योरिटी के हवाले से, या दिफाई हवाले से ओवरऑल। और 2025 में पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी क्या कुछ हो सकता है। 2024 का अगर हम शुरू करें जनवरी से, तो कोई जनवरी में पाकिस्तान का आगाज कोई अच्छा नहीं रहा था। अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो 13 जनवरी 2024 को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया। जस्टिस काजी फायज ईसा जो उस टाइम चीफ जस्टिस थे, उनकी तरफ से फैसला दिया गया था पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, जिसमें ये जो पीटीआई की तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उनको कलअदम करार दिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से। फिर वो चैलेंज किया गया था पेशावर हाई कोर्ट से, वो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था कि पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वो दुरुस्त तरीके से नहीं हुए, इसलिए उनको कलअदम करार दिया जाता है। तो ये इलेक्शन से कुछ अरसा पहले, चंद हफ्ते पहले ये फैसला दिया गया था जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से। उसके बाद जो पीटीआई के जितने भी अराकीन पार्टी टिकट से वो महरूम हो गए और उन्होंने आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं। इस फैसले के ऊपर काफ़ी जो सियासी जमातों की तरफ से, खासतौर के ऊपर पीटीआई की तरफ से, और उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी हो या फिर कुछ लोगों मीडिया की तरफ से भी क्रिटिसाइज किया गया कि ये फैसला दुरुस्त नहीं किया गया था। बहरहाल इसके अपने कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। तो ये 13 जनवरी का जो फैसला था उसके आगे फार रीचिंग जो इम्प्लीकेशंस और इम्पैक्ट हमें देखने को मिले। उसके बाद अगर हम देखें 13 जनवरी के बाद 17 जनवरी बड़ी अहम डेट थी पाकिस्तान के हवाले से। 17 जनवरी को ईरान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल अटैक किया गया, और ईरान की तरफ से ये दावा किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द थे उनको टारगेट किया है, वो ईरान को मतलूब थे और ईरान के अंदर दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हैं वो की जाती थी। तो ये पाकिस्तान की तरफ से बड़ा जो है इस पे सख्त ना सिर्फ ये कि रिएक्शन आया, और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट भी किया। जिस दिन 17 जनवरी को ये ईरान की तरफ से हमला किया गया मिसाइल का, उसी दिन ही पाकिस्तान ने जो अपने वहां पे जो एम्बेसी थी या सफारत खाना था, अपने स्टाफ को वो कर लिया, वापस बुला लिया। और फिर उसी रात को 18 की रात को जनवरी को पाकिस्तान ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, और एयर स्ट्राइक के जरिए वहां पे जो बलोच जो अलैदगी पसंद गिरोह थे उनके ऊपर वहां पे टारगेट करके वहां पे उनको मारा गया, और पाकिस्तान ने बड़ा स्विफ्टली इसके हवाले से जवाब दिया।
तो ये 18 जनवरी में 2 मेजर इवेंट्स थे जो कि वो किए गए। इन मेजर इवेंट्स के अलावा 2-3 और बड़े अहम वाकयात हुए जनवरी के अंदर। सबसे पहले 30 जनवरी को इमरान खान को और उनके साथ जो पीटीआई के वाइस चेयरमैन थे शाह महमूद कुरैशी, उनको साइफर केस में सजा सुनाई गई थी 10-10 साल दोनों को। उसके बिल्कुल अगले दिन ही इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई गई और इस हवाले से 14 साल की दोनों को सजा सुनाई गई थी। फिर 3 फरवरी को अगर हम दूसरे महीने में बढ़े तो 3 फरवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी को एक और केस में सजा सुनाई गई और वो था इद्दत में निकाह के दौरान केस। उसमें 7 साल दोनों मियां और बीवी को सजा सुनाई गई थी। और फिर हम अगर देखें उसके एक हफ्ते के बाद अगले ही हफ्ते 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए और उस इलेक्शंस में आपने देखा कि जो पीटीआई है जो कि उससे इलेक्शन से पहले इनिशियल जो सर्वे किए जा रहे थे उसमें ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून एक क्लियर मेजॉरिटी के साथ वो जो है वो सीटें जीत जाएगी। और पीटीआई के हवाले से जितने भी सर्वेज आए थे वो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 20-25 मैक्सिमम 30 सीटें तक जो है वो जीत सकती है और वो भी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। लेकिन जब ये इलेक्शन का रिजल्ट आया तो बड़ा गैर मुतवक्के किस्म का पीटीआई की तरफ से हमने देखा कि तकरीबन 80 के करीब सीटें जीती गई। मुस्लिम लीग नून भी जो ये कहा जा रहा था और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 120 के करीब सीटें जीत जाएगी और क्लियर मेजॉरिटी से हुकूमत बना लेगी, ऐसा नहीं हुआ। रिजल्ट जो थे वो गैर मुतवक्के थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई की तरफ से ये एक धांधली का शोर मचाया गया। इलेक्शन जो रिजल्ट्स थे वो डिले किए गए और उसके साथ साथ पीटीआई की तरफ से ये मुतालबा किया गया कि ये इलेक्शन चोरी किए गए हैं। और पीटीआई दरअसल जो नून लीग है वो कोई 18 से 20 सीटें जीती है और बाकी जो तमाम तर जो सीटें थी वो पीटीआई की थी। ये जो पीटीआई की तरफ से जितने भी इल्जामात लगाए गए अभी तक साबित नहीं हो सके, ना ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में और ना ही किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर। और पीटीआई अभी तक ये मुतालबा कर रही है कि उनका जो मैंडेट है वो चोरी किया गया उसको वापस किया जाए। तो ये फरवरी में जो मेजर इवेंट था वही इलेक्शंस के हवाले से था और ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेड था कि पीटीआई उन नतायज को उन्होंने आज तक नहीं माना। फिर उसके बाद अगर हम देखें मार्च में जाएं तो मार्च में कुछ अहम इवेंट्स हुए खासतौर के ऊपर। जो पहला मेजर इवेंट था वो था ये इलेक्शंस के बाद तमाम सियासी जमातों को, क्योंकि क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं बनी थी कि कोई सिंगल हैंडेडली कोई भी सियासी जमात जो हुकूमत बना सके, इसलिए जो शहबाज शरीफ साहब थे मुस्लिम लीग नून, उन्होंने पीपल्स पार्टी और उसके साथ साथ MQM और दीगर सियासी जो छोटी जमातें थी उनको मिला के एक इत्तेहादी हुकूमत बनाई। और 3 मार्च को शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम मुंतखब होने के बाद उन्होंने जो है वो हलफ लिया। शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो 201 वोट लिए थे और उनके जो मद्दे मुकाबिल थे उमर अयूब, उन्होंने कोई 92 वोट्स लिए थे। फिर उसके बाद 6 मार्च को अगर हम देखें तो बड़ा एक अहम और बड़ा एक इवेंट हुआ और वो था जो पीपल्स पार्टी की तरफ से एक रेफरेंस दायर किया गया था इफ्तिखार चौधरी के दौर में कि जो भुट्टो को सजा सुनाई गई थी वो एक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस था। उसके हवाले से जो रेफरेंस था पिछले कोई 6 चीफ जस्टिस उसको टेकअप ही नहीं करते थे। जस्टिस काजी फायज ईसा वो वाहिद चीफ जस्टिस थे जिन्होंने ये जुर्रत और बहादुरी दिखाई और जो अदलिया की तरफ से एक नाइंसाफी की गई थी उसको उस रेफरेंस के बाद ये फैसला जो 6 मार्च को आया उसमें उन्होंने तस्लीम किया कि ये उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया और ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस था। गोया भुट्टो साहब का जो ये फांसी थी उसको एक अदालती कत्ल के तौर के ऊपर वो समझा जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें 6 मार्च के बाद 9 मार्च को सदारती इलेक्शंस हुए और सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। उन्होंने जो है ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था उसमें 411 वोट्स हासिल किए और उनके जो मद्दे मुकाबिल थे महमूद खान अचकज़ई पीटीआई की तरफ से एक मुश्तरका कैंडिडेट के तौर के ऊपर सामने आए थे, उन्होंने 181 वोट लिए थे। फिर उसके बाद मार्च के बाद अगर हम अप्रैल में देखें तो अप्रैल में सेनेट के इलेक्शंस हुए और सेनेट के इलेक्शंस में भी जो हुकूमती इत्तेहाद था उसने क्लीन स्वीप किया था क्योंकि मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये अभी तक इलेक्शन कमीशन का वो फैसला नहीं आया था, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट के इलेक्शंस का वो उसको रोक दिया गया था। लेकिन जो बाकी सूबों के हवाले से देखा जाए तो उसमें तमाम ये जो हुकूमती इत्तेहाद की जमातें थी उन्होंने ही सारी सीटें जीती, जिसमें पीपल्स पार्टी सबसे विनर के तौर के ऊपर उन्होंने 11 सीटें हासिल की। दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून थी, उन्होंने सेनेट में 6 जो नशिस्तें हासिल की। तीसरे नंबर पे एक MQM और कुछ आज़ाद जिसमें मोहसिन नकवी हैं, फैसल वाडा हैं, इस तरह के इन्होंने आज़ाद के तौर के ऊपर जो इलेक्शन सेनेट का कॉन्टेस्ट किया और जीत के वो सेनेटर बने।
तो ये अप्रैल में एक जो सेनेट के इलेक्शंस का एक बड़ा अहम इवेंट था। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर मई में कुछ बड़ी हैपनिंग्स हुई और इस हवाले से कुछ ऐसे फैसले किए गए अदलिया की तरफ से जिसके आगे आज तक जो है उसके जो इम्पैक्ट्स हैं और इम्प्लीकेशंस हैं वो हम देख रहे हैं। जो सबसे अहम इवेंट था मई के अंदर वो था 6 मई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला जिसके तहत जस्टिस मंसूर अली शाह ये इस बेंच की सरबराही कर रहे थे और जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तें खासतौर के ऊपर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और उस टाइम पीटीआई की तरफ से जो बनती थी उनको उन्होंने मुअत्तल करने का, सस्पेंड करने के ऑर्डर जारी कर दिए और उसके साथ साथ उन्होंने एक और काम किया कि ये जो केस है ये अपने फैसले में उन्होंने लिखा कि इसके लिए लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बनाया जाए। फिर हमने देखा उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फुल कोर्ट बनाया गया इस मखसूस नशिस्तों के फैसले को सुनने के हवाले से। साथ ही ये जो 6 मई का फैसला था उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को वो तमाम मखसूस नशिस्तें, चाहे वो सूबाई जो असम्बलीज थी उसमें और उसके साथ साथ कौमी असम्बली में, ये तमाम मखसूस नशिस्तों को सस्पेंड कर दिया और उसका नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया और ये अब तक आज के दिन तक भी सस्पेंडेड हैं। वो तमाम मखसूस नशिस्तें जो दूसरी सियासी जमातों को दी थी वो अभी तक वापस किसी को नहीं मिली। तो उसके बाद अगर हम देखें जून में बड़े कुछ अहम इवेंट्स हुए, खासतौर के ऊपर जो इमरान खान को सजाएं सुनाई गई थी जो साइफर के हवाले से सबसे पहले उसका फैसला आया 3 जून को और उस टाइम जो जस्टिस आमिर फारूक हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उसके बाद सीनियर प्यूनी जो जज हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने ये 2 रुकनी बेंच था साइफर केस की जो सजा थी इमरान खान की वो खत्म कर दी और इस सजा को जो है ओवरटर्न कर दिया। अगले महीने जुलाई में 2 बड़े अहम इवेंट्स हुए। पहला हुआ 12 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का केस जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह के कहने के ऊपर फुल कोर्ट बनाया गया था, उसका फैसला आया। आप सबने देखा कि 8 रुकनी जो मेजॉरिटी जजमेंट थी जिसके जरिए उन्होंने तमाम तर नशिस्तें पीटीआई को दे दी थी, वो पीटीआई जो कि इस केस की फरीक ही नहीं थी और उस पर इन्होंने आर्टिकल 187 और 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन को अप्लाई करते हुए कि कंप्लीट जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के पास जो सुओ मोटो की पावर्स हैं उसके तहत ये तमाम तर जो नशिस्तें थी, अगर पॉलिटिकल उसका वो देखा जाए तो उस तनाजुर में ये तमाम नशिस्तें पीटीआई को दे दी गई, जिसको वाइडली क्रिटिसाइज किया गया। इस फैसले को सिर्फ जो मीडिया या सियासतदानों की तरफ से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे जजेस की तरफ से, और वो जजेस जो कि इस बेंच का हिस्सा थे उन्होंने भी कहा कि ये किसी तौर के ऊपर भी ये फैसला नहीं बनता और इस हवाले से उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे कि इस तरह के जो गैर आइनी और गैर कानूनी अहकामात हों उसको इदारे मानने के पाबंद नहीं है। ये तो कुछ जजेस की तरफ से अहम, खासतौर के ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन जो कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड कर रहे हैं उनकी तरफ से आया। फिर जो चीफ जस्टिस मौजूदा हैं जस्टिस याया अफरीदी, उनकी तरफ से भी बड़ी एक अहम जो डाइसेंटिंग नोट आया था, उसमें उन्होंने 187 और उसके साथ साथ 184(3) की जुरिस्डिक्शन क्यों लागू नहीं होती वो उस हवाले से डिटेल बताया कि ये जो पीटीआई को नशिस्तें नहीं दी जा सकती थी। तो गोया ये जो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया गया था 12 जुलाई का जिसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ और ये वो फैसला था जो बुनियाद बनी आगे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। तो ये 12 जुलाई में एक अहम इवेंट हुआ। फिर उसके बाद 13 जुलाई को भी एक बड़ा अहम इवेंट हुआ और वो था इमरान खान की जो इद्दत केस के हवाले से जो इनको सजा सुनाई गई थी वो सस्पेंड कर दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। गोया इमरान खान की जो ये अहम मुकदमात में जो सजाएं थी वो उसको खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है अगस्त जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा लैंडमार्क एक ऐसा जो इवेंट हुआ जो कि आगे आने वाली रहती जो पाकिस्तान की तारीख है उसमें एक बतौर मैं समझता हूँ कि एक लैंडमार्क फैसले के तौर के ऊपर वो जाना जाएगा और वो है जो साबिक डीजी ISI थे जनरल फैज हमीद, उनकी कोर्ट मार्शल के हवाले से फौज की तरफ से ऐलान किया गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। और उस पर जो इल्जामात लगाए गए थे कि 2 बुनियादी तौर के ऊपर इल्जामात लगाए गए थे, एक तो टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के जो मुबैना करप्शन और उसके साथ साथ जो दूसरा था उनके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और जो मिलिट्री एक्ट है जो आर्मी एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी के हवाले से, जो कि बाद में फिर आगे इनका वो तफसीलन डिस्कस भी करेंगे। तो अगस्त में जो मेजर एक इवेंट हुआ था वो जनरल फैज हमीद का। फिर अगर हम देखें तो उसके बाद सितंबर में
6 सितंबर को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जो सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच था, उसने नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से जो इमरान खान ने चैलेंज किया हुआ था, उसके हुकूमत अपील में गई और अपील में जाके जस्टिस काजी फायज ईसा ने हुकूमत की अपील को उन्होंने मंजूर कर लिया और जो नैब तरमीम थी उसको दुरुस्त करार दे दिया। ये जो नैब तरमीम थी जिसको इमरान खान गलत कहते थे और NRO कहते थे, जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तो सबसे पहला शख्स जो इस फैसले के बाद उसी नैब तरमीम को जिसको गलत समझते थे उसी से जो है वो इन्होंने अपना फायदा लेने के लिए जो केसेस खत्म करने का इसी का बहाना बनाया। बहरहाल ये इमरान खान का कॉल और फेल का तजाद एक बार फिर सामने आया था। उसके बाद अगर हम देखें अक्टूबर में जो है वो एक बार फिर उससे पहले PTI कुछ अपने जलसे और जुलूस ये मुनक्किद करती रही, जिसमें इस्लामाबाद में संजानी का जलसा था, उसके साथ साथ फिर उन्होंने लाहौर में भी जलसा किया, कुछ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किया। ये लाहौर के जलसे के बाद इन्होंने फिर एक अनाउंस किया था कि वो अक्टूबर में यहाँ पे इस्लामाबाद में जाके वो करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे। हमने देखा कि अक्टूबर के शुरू में पहले हफ्ते 4 अक्टूबर को इन्होंने इस्लामाबाद का एक बार बंद कर दिया और इसको PTI को काफी क्रिटिसाइज किया गया खासतौर के ऊपर इस हवाले से कि आगे कुछ एक डेढ़ हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान में एक मेजर इवेंट होना था शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से, ये उसको रुकवाने के हवाले से एक कोशिश थी। ये क्रिटिसिज्म मीडिया के ऊपर, सियासी जमातों के हवाले से और फिर जो इनके ऊपर दबाव आया तो उसके बाद हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर रातों रात जो है वो उन्होंने ये जो अपने KP हाउस चले गए और फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो एहतजाज था वो ख़त्म करना पड़ा। तो 4 अक्टूबर को ये हुआ। उसके बाद हमने देखा कि 14, 15, 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में पहली मरतबा कोई मेजर और मेगा इवेंट इंटरनेशनल होने जा रहा था और वो था शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से। पाकिस्तान में इससे पहले जो है वो OIC का इजलास हुआ था 90s में, जो इतना बड़ा, जिसमें इतने ज्यादा सरबराहान मुमलिकत आए थे। तो उसके बाद ये तब जो है वो बड़ा एक इवेंट था जिसमें 8 से 9 गालबन जो सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत यानी वजीर आजम और सदूर आए और उसके साथ साथ कुछ डेलीगेशंस और कुछ मुबस्सरीन। तो ये इस्लामाबाद का और पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा इंटरनेशनल और मेगा इवेंट था जो कि मुनक्किद कराया गया हुकूमत ने कामयाबी से, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सक्सेस थी क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इसके ऊपर थी और पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की जो लहर थी वो दोबारा से उठ रही थी। उसके बावजूद भी इस तरह एक जो मेजर और मेगा जो इवेंट है वो उसको वो करना, मुनक्किद करना, ये एक बड़ी कामयाबी थी इटसेल्फ ही। उसके बाद हम अगर देखें तो 20 अक्टूबर को यानी ये जब ये ख़त्म हुई शंघाई ताउन तंजीम, उसके 3 से 4 दिनों के बाद हुकूमत ने जो तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ और उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान के साथ मिल के 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराई। उसमें हमने देखा कि 1 महीना पहले भी हुकूमत की तरफ से ये पेश की गई थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी थी हुकूमत इसके ऊपर मंजूर कराने के हवाले से। लेकिन उसके बाद कुछ नेगोशिएशन हुई, मौलाना फजल रहमान की कुछ शराइत और उसमें कुछ शिकें डाली गई। ये तमाम तर जो एक पॉलिटिकल कंसेंसस का प्रोसेस था उसमें PTI को भी शामिल किया गया था। PTI भी गो के इसके हवाले से अग्री थी कि ये तमाम तर होनी चाहिए, लेकिन वोटिंग के हवाले से PTI एग्री नहीं कर सकी थी। तो 20 अक्टूबर को ये 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई। उसके 5 दिनों के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपना जो मुद्दत है वो मुकम्मल करते हुए वो रिटायर हो गए। जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से हमने देखा कि मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। कुछ मखसूस जो यूट्यूबर्स और सहाफ़ी उनकी तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया कि ये 26वीं आईनी तरमीम लाई इसीलिए जा रही है ताकि जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन दी जा सके। हालांकि वो पहले ही क्लैरिफाई कर चुके थे कि इस तरह का वो किसी भी एक्सटेंशन लेने के हक में नहीं है। बहरहाल वो अपनी जो मुद्दत मुकम्मल करने के बाद रिटायर हुए। तो 26 अक्टूबर को जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याया अफरीदी, उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस के हलफ लिया और सदर आसिफ अली जरदारी ने उनसे हलफ लिया 26 अक्टूबर को। फिर अगर हम नवंबर देखें तो नवंबर में फिर जो PTI की तरफ से कुछ एहतजाज की कॉल दी गई और हमने देखा कि 26 नवंबर को जब ये पेशावर से चले 24 नवंबर को तो उसके पहुंचते पहुंचते 26 नवंबर को जब ये D चौक पे पहुंचे तो उसके बाद हुकूमत की तरफ से जो क्रैकडाउन किया गया और उसके बाद PTI की तरफ से जो एक अपर हैंड था और जो एज था वो खत्म हो गया। और ये एक PTI की पॉलिटिकली बहुत बड़ी नाकामी थी, जिसके बाद अगर देखें तो ये जो मौजूदा मुज़ाकरात चल रहे हैं ये उसकी राह हमवार हुई। उस 26 नवंबर की जो नाकामी थी उसके बाद ही PTI की तरफ से ऑफर की गई कि हम मुज़ाकरात करते हैं।
बहरहाल ये नवंबर के बाद अगर हम दिसंबर में आए तो दिसंबर में भी कुछ बड़े इवेंट्स हुए। खासतौर के ऊपर जो एक अहम इवेंट हुआ वो है 10 दिसंबर को ISPR की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो चार्जेस थे उनकी बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और अब बाकायदा उनका ट्रायल होगा और उनका ट्रायल अब जारी भी हो चुका है। इस हवाले से मैं अपने वीलॉग्स में रिपोर्ट भी करता आया हूं कि क्या कुछ होता रहा है। बहरहाल ये एक अहम मैं समझता हूँ कि संग मील है सिविलियन सुप्रीमेसी के हवाले से कि कोई भी जनरल जो है वो कानून से बालातर नहीं होता और फौज के अंदर अगर एहतसाब हो सकता है तो बाकी जो सियासी जमातें हों या फिर जो दीगर इदारे हैं बशमूल जुडिशरी उनमें भी जो अपनी जो सफ़े हैं उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए। तो ये इसके फार रीचिंग इम्पैक्ट होंगे जनरल फैज हमीद के। उसके बाद अगर हम देखें दिसंबर में जिस तरह जनवरी जो शुरू हुआ था हमारा साल उसमें हमारे जो पड़ोसी थे उनके साथ एक वो हुई झड़प हुई ईरान के साथ। दिसंबर में जो है वो अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की गई जिसमें हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे उनको शहीद किया गया। फिर पाकिस्तान ने उसके खिलाफ जो है वो अपना जो एयर स्ट्राइक की और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए वहां पे 70 से ज्यादा जो तालिबान के थे उनको वासिल जहन्नम किया। और इस हवाले से फिर हम देखें तो अफगानिस्तान की तरफ से भी हम दोबारा से जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। बहरहाल ये जो दिसंबर है उसमें मेजर इवेंट्स हुए हैं। अब ये जो 2024 को अगर देखा जाए ओवरऑल पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी के हवाले से तो ये पाकिस्तान के हवाले से किसी तौर के ऊपर भी अच्छा नहीं रहा। लेकिन उसके साथ साथ अगर इकोनॉमिक उसके हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान जो 2024 से पहले ये हुकूमत आने से पहले जो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है, फॉरेन रिजर्व खत्म हो चुके हैं, वो तमाम देखा जाए तो ये मौजूदा हुकूमत ने ना सिर्फ ये कि जो एक रिकवरी मोड था उसको वो ना सिर्फ ये कि अचीव किया है, रिकवर किया है पाकिस्तान की जो मईशत थी उस हवाले से, बल्कि अब स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। मतलब ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के हवाले से इससे ज़्यादा और वो नहीं हो सकता कि इमरान खान जैसा एक जो शख्स है वो भी ये कह रहा है कि इस हुकूमत ने जो मईशत है उसको कंट्रोल किया है। तो ये मेजर इवेंट्स थे जो पाकिस्तान में 2024 में हुए हैं। अब 2025 में जो सबसे अहम इवेंट्स खासतौर के ऊपर इंटरनेशनली देखा जाए तो पाकिस्तान का फरवरी में जो है वो एक चैंपियंस ट्रॉफी मुनक्किद कराने जा रहा है और उम्मीद यही है कि ये भी कामयाबी से ये जो मौजूदा हुकूमत है और PCB है इसको मुनक्किद कराएगी। और ये पाकिस्तान के लिए एक कामयाबी इसलिए भी है कि पाकिस्तान में सालों तक 2009 के बाद क्रिकेट बंद थी, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो ग्रेजुअली छोटी छोटी टीमें यहाँ पे आती रही, इवन जो PSL मुनक्किद कराई जा रही थी वहाँ पे भी आपको याद होगा इमरान खान ने मशहूर ज़माना एक वो कहा था कि रेलू कट्टों को ला के यहाँ पे क्रिकेट खिलाई जा रही है। तो ये ग्रेजुअली जो एक रिकवरी का प्रोसेस था पाकिस्तान में दोबारा क्रिकेट और ये खेलों का वो बहाल करने का वो शुरू हुआ और अब चैंपियंस ट्रॉफी तक हम पाकिस्तान जो है वो उसको होस्ट करने जा रहा है। ये एक इटसेल्फ अचीवमेंट है और बड़ा एक मेजर इवेंट होगा 2025 में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो 2025 के लिए वो है क्या इमरान खान रिहा होंगे या नहीं होंगे और क्या ये इमरान खान को उनके जो सज़ाएं हैं मुकदमात में वो उनकी ख़त्म कर दी जाएंगी या नहीं की जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान की सज़ाएं बिल्कुल भी ख़त्म नहीं की जाएंगी। ये जो सज़ाओं का जो वो तलवार है वो इनके सर के ऊपर लटकती रहेगी। ताहम मुज़ाकरात की सूरत में इमरान खान को कुछ रिलीफ दिया जा सकता है और जो मेजर रिलीफ है उसमें यही हो सकता है कि इनको या तो बनीगाला में जो उनकी क्लास है जेल के जो अडियाला जेल में उनकी जो जेल क्लास है वो उसको इम्प्रूव कर दिया जाए और बेटर क्लास दी जाए, या फिर ये हो सकता है कि मैक्सिमम इसमें कि इनको बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए और वहां पे हाउस अरेस्ट किया जाए, जो कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान किसी सूरत इसको कबूल नहीं करेंगे। बहरहाल इमरान खान के जो ये केसेस हैं और जो सजाएं हैं 2025 में भी इनकी जान नहीं छूटेगी और ये पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो इसी तरह ही जारी रहेगी। लेकिन जो PTI है ओवरऑल ये मैं समझता हूँ कि वो वीक होगी और उसकी वजह यही है कि जो इमरान खान की तरफ से तर्ज अमल अपनाया जा रहा है। इवन कल परसों जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी अफगानिस्तान के हवाले से जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान का साथ दिया बजाय इसके कि पाकिस्तान के, तो ये एक तो मुज़ाकरात को वो सबूताश करेंगे और उसके साथ साथ जो
इनके यहाँ पे अवेलेबल जो पॉलिटिकल लॉट है वो भी अपने आप को ये और पीटीआई को और इमरान खान के जो ये जितने भी बयानात हैं उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और जब ये पब्लिकली अगर आप किसी चीज़ को डिफेंड ना कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर उसके ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं और आपका जो आर्ग्यूमेंट है बड़ा वीक है। इस बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो है वो अगले साल मजीद कमज़ोर हो जाएगी और उसके साथ साथ जो इनका प्रोपेगेंडा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये जारी रखेंगे, लेकिन इनकी कोई रिहाई मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और साथ साथ ये भी कि क्या ये जो मौजूदा हुकूमत है खासतौर के ऊपर शहबाज शरीफ इनकी हुकूमत कायम रहेगी या नहीं। तो ऑब्वियसली मैं इस हवाले से पहले भी बता चुका हूँ अपने वीलॉग में कि इस्टेब्लिशमेंट और जो खासतौर के ऊपर इस टाइम ट्राइका है और वो बड़े अच्छे अंदाज से इसको चला रहा है। ट्राइका में जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, उसके साथ सदर आसिफ अली जरदारी और उसके साथ साथ जो आर्मी चीफ है, इन तीनों की इस टाइम जो पार्टनरशिप है, गो के पाकिस्तान में जो सेम पेज है वो फटने में देर नहीं लगती। लेकिन मौजूदा जो हालात हैं और सूरत हाल है और उसके साथ साथ चाहे वो इक्तसादी हो या फिर उसके साथ साथ पॉलिटिकल हो, उस सूरत हाल में इन तीनों का साथ चलना ही ये सर्वाइवल है। उसके बगैर ये नहीं जो है वो आगे चल सकता सिस्टम जो है। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ कि 2025 में भी शहबाज शरीफ की हुकूमत ही रहेगी। इत्तेहादियों की तरफ से कोई हल्का फुल्का वो किया जा सकता है शिकवे शिकायत, लेकिन कोई बड़ा कोई ब्रेक थ्रू या कोई बड़ा कोई इस तरह का वो नहीं होना जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत का कोई खात्मा हो सके। तो ये जो 2025 के हवाले से कुछ हैं और 2024 की जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी। अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और हम सब के लिए 2025 का साल मुबारक करें। अल्लाह हाफिज़।